राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे जब बेटे ने की पिता की बेइज्जती। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। श्यामलाल जी अपनी पत्नी शीला के साथ रोज सुबह सैर करने के लिए जाते थे। क्योंकि शीला जी के घुटनों में कुछ दर्द रहता था, इसलिए वो पार्क में घूमते हुए अक्सर बेंच पर बैठ जाया करती थी, जबकि श्यामलाल जी सैर करते करते अपने मित्रों से मिल लेते थे। आज जब वे दोनों पति पत्नी सैर पर गए तो उनके एक मित्र बोले, अरे श्यामलाल जी, आप तो बड़ी किस्मत वाले हैं। बेटी की शादी की जिम्मेदारी से तो आप पहले ही निपट चुके हो और अब तो बेटे की जिम्मेदारी से भी मुक्त हो चुके हो। गुड़गांव में अच्छी नौकरी है बेटे की, और क्या चाहिए। खुद पर रिटायर हो गए हो, बस अब तो आराम से जिंदगी गुजारनी है। आप जब बेटे के पास गुड़गांव में जाओ तो भाभी जी के घुटने भी जरूर दिखा देना। वहाँ घुटने का एक बहुत अच्छा स्पेशलिस्ट रहता है और भाभी जी के घुटनों का इलाज वहाँ जरूर हो जाएगा। घर पहुंचकर श्यामलाल जी ने अपनी पत्नी शीला से कहा, अरे शीला, मैं सोच रहा था कि बेटा बहू की शादी के बाद वे दोनों तो हमारे साथ कुछ दिन रह भी नहीं पाए। शादी से अगले दिन रिसेप्शन था। रिसेप्शन का दिन भी सारी तैयारियों में ही बीत गया था और रिसेप्शन से अगली सुबह ही दोनों गुड़गांव चले गए। वे बेचारे 4 दिन भी जो हमारे साथ नहीं रहे। अब उन लोगों की तो नौकरी है, वह तो यहाँ रह नहीं पाएंगे। क्यों ना हम दोनों ही कुछ दिनों के लिए नई बहू के साथ गुड़गांव में समय बिता आए। शीला जी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गईं। उन्होंने अपने बेटा बहू के पास गुड़गांव जाने की वो योजना बनानी शुरू कर देती हैं। श्यामलाल जी की एक बेटी थी नीति और बेटा राजीव। बेटी नीति शादीशुदा है जो दिल्ली में रहती थी, जबकि राजीव की हाल ही में रिया के साथ शादी हुई थी। राजीव और रिया दोनों ही गुड़गांव में अलग अलग IT फर्म में काम करते थे। शादी के तुरंत बाद ही जब राजीव और रिया गुड़गांव पहुँचे तो उन दोनों ने गुड़गांव में ही एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट कर लिया, जिसमें 3 बड़े बड़े कमरे थे और एक ड्राइंग रूम कम हॉल भी था। जब उन्होंने वहां शिफ्ट करने की खुशखबरी दी तो शीला जी ने अपने बेटे राजीव और बहू से कहा था कि बेटा, सबसे पहले घर के मंदिर में भगवान गणेश की एक मूर्ति स्थापित करना और उनकी पूजा करना। अपनी माँ की बात मानते हुए राजीव और रिया ने ऐसा ही किया था और व्हाट्सएप पर लकड़ी के बने हुए एक मंदिर में सुंदर सिंहासन पर विराजमान भगवान गणेश की मूर्ति के साथ साथ भगवान राम के दरबार की फोटो भी भेजी थी। इस पर शीला जी बहुत खुश हुई थी और अपने पति से बोली थी, देखिए जी, हमारी बहू कितनी संस्कारी है, मेरी हर एक बात मानती है। इस पर श्यामलाल जी ने कहा, हाँ शीला, अगर माँ बाप के दिए संस्कार अच्छे हों तो बहुएं सास ससुर की बात का मान रखती हैं। बेटा बहू के बड़े घर में शिफ्ट करने के बाद अब श्यामलाल जी और शीला जी का भी दिल था कि वह उनके साथ कुछ समय बिताकर आएं। इस बारे में जब उन्होंने अपनी बेटी नीति से बात की तो वह भी जाने को तैयार हो गई और बोली, माँ, मेरी बेटी विधि का भी बहुत दिल है कि अपने मामा मामी के पास जाने का, तो क्यों ना उसकी गर्मी की छुट्टियों के समय प्लान बना लिया जाए। विधि दिल्ली में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। फैमिली गेट टुगेदर की पूरी योजना बना ली गई। जब गर्मी की छुट्टियां शुरू हुईं तो श्यामलाल जी ने अपने बेटे राजीव को इस बारे में बताने के लिए फ़ोन किया। आज शनिवार था और शनिवार के दिन बेटे के ऑफिस में छुट्टी रहने के कारण शाम को वो
अपने बेटे से आराम से बात कर सकते थे। श्यामलाल जी ने जैसे ही अपने बेटे को फ़ोन किया तो राजीव ने फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन पर तेज संगीत बजाने की आवाज़ आ रही थी। लोगों के ठहाकों की आवाज़ भी आ रही थी। तो श्यामलाल जी को लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया है। यह सोचकर उन्होंने बोला, बेटा लगता है तुम व्यस्त हो, तो मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। तभी राजीव बोला, हाँ पिताजी, आज मेरे और रिया के कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उन्हीं को आज खाने पर बुलाया था, तो वही पार्टी चल रही है, जिसके कारण आपको शोरगुल सुनाई दे रहा होगा। पिताजी मैं आपको कल फ़ोन करता हूँ। ऐसा कहकर राजीव ने फ़ोन काट दिया। अगले दिन रविवार को आधा दिन बीत गया, लेकिन श्यामलाल जी के बेटे का फ़ोन नहीं आया। तो श्यामलाल जी ने यह सोचकर खुद ही फ़ोन लगा दिया कि सोमवार को तो उन्हें निकलना है, तो आज ही राजीव को बताना पड़ेगा। लेकिन जब आज श्यामलाल जी ने फ़ोन लगाया तब भी कुछ आवाज़ आ रही थी, लेकिन शोरगुल नहीं था। श्यामलाल जी बोले, बेटा राजीव, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं। नीति और विधि भी दिल्ली से कल ही तुम्हारे पास पहुँच जाएंगे। हम लोग विधि की गर्मी की छुट्टियों तक वहीं रहेंगे। तभी राजीव बोला, पिताजी आपने आज फिर से गलत समय पर फ़ोन कर दिया। आज रिया के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं और अपने इसी समय हमें फ़ोन लगा दिया। श्यामलाल जी बोले, बेटा आज बताना ज़रूरी था, इसलिए फ़ोन करना पड़ा। तभी राजीव बोला, पिताजी क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? श्यामलाल जी को उस समय महसूस हुआ कि शायद वो लोग स्वागत योग्य मेहमानों की कैटेगरी में नहीं आते हैं, इसलिए उन्होंने कहा, सभी लोगों से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी बहन और तुम्हारे जीजाजी तो नहीं आ रहे। तभी राजीव बोला, पिताजी फिर तो परेशानी हो जाएगी। श्यामलाल जी बोले, परेशानी किस बात की बेटा? हमारा अपना घर है, अपने घर में कैसे परेशानी होगी? राजीव बोला, पिताजी परेशानी आपको नहीं हमें हो जाएगी। अपने बेटे की बात सुनकर श्यामलाल जी यह जवाब सुनकर जो जैसे जड़वत हो गए। उनके पैरों के नीचे की ज़मीन खिसकने लगी। शीला जी भी पास में खड़ी हुई सारी बातें सुन रही थी। सोचने लगी, अब वे लोग अपनी बेटी नीति को क्या बताएंगे? वैसे बताएंगे कि उनके बेटे नहीं हैं, उन्हें अपने घर आने से उन्हें मना कर दिया है। लेकिन राजीव तो पहले ऐसा नहीं था। क्या शादी के बाद हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसे पराया लगने लगता है? शीला जी और श्यामलाल जी इसी चिंता में रात का खाना भी उन्होंने नहीं खाया कि कल उन्हें अपनी बेटी को बताना होगा कि वे लोग गुड़गांव नहीं जा रहे। लेकिन इसका क्या कारण बताएंगे? क्या यह बताना सही रहेगा कि उसके भाई ने ही उन्हें आने से मना कर दिया है? सोच सोच कर श्यामलाल जी रात भर करवटें बदलते रहे। बेटे की बातें सुनकर जो उन्हें चोट उनके सीधे कलेजे पर लगी थी। सुबह उठे तब भी दिल में एक दर्द सा महसूस हो रहा था। उनके बेटे राजीव का फ़ोन आया। श्यामलाल जी ने कपकपाते हाथों से फ़ोन उठाया तो राजीव बोला, पिताजी सॉरी, कल मैंने रिया से बात किए बिना ही आपसे कह दिया कि हमें परेशानी होगी। रात को मैंने रिया से बात की। आपकी बहू आप लोगों को बुलाने पर जोर दे रही है, इसलिए आप अपने प्रोग्राम में कोई बदलाव मत कीजिएगा और जल्दी से आ जाइए। श्यामलाल जी यह बातें सुनकर चुप ही रहे और फ़ोन रख दिया। राजीव ने दोबारा फ़ोन किया, पिताजी आप लोग आ रहे हैं ना? तभी शीला जी ने मोबाइल अपने हाथों में लिया और बोली, हाँ बेटा हम लोग ज़रूर आएंगे। फ़ोन रखने के बाद शीला जी ने श्यामलाल जी की ओर देखा
जो कि चुपचाप बैठे हुए शून्य को निहार रहे थे। शीला जी बोली, मैं कहती थी ना कि मेरी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब कुछ संभाल लेगी। श्यामलाल जी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परेशानी क्या थी, लेकिन यह जरूर समझ गए कि बच्चों को दी गई परवरिश में कोई ना कोई कमी जरूर रह गई है। लेकिन फिर शीला जी की जिद पर श्यामलाल जी गुड़गांव जाने की तैयारी में लग गए और अपनी बेटी नीति को फोन करके भी उन्होंने कार्यक्रम निश्चित कर लिया। यह सोचकर श्यामलाल जी खुश थे कि चलो गुड़गांव में रहने के बहाने वे अपनी बेटी के साथ भी कुछ समय बिता लेंगे और विधि के साथ भी थोड़ी खुशियां बांटेंगे। ट्रेन अपने समय से थोड़ी देरी से चल रही थी, जिस कारण उन्हें पहुंचने में देरी हो गई। वे दोनों गुड़गांव पहले बार आए थे। उन्होंने वहां पहुंचकर अपने बेटे राजीव को फोन किया। बेल जाती रही, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उन्होंने अपना सारा सामान समेटा और वे दोनों गाड़ी रुकते ही प्लेटफार्म पर उतर गए और लोहे की बेंच पर बैठ गए। श्यामलाल जी गुड़गांव पहली बार आए थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। वृद्ध अवस्था तेजी से उन्हें घेरने लगी थी, जिस कारण बहुत ज्यादा नहीं चल पाते थे। श्यामलाल जी ने शीला जी से कहा कि अब क्या किया जाए, राजीव तो फोन उठा नहीं रहा। तो शीला जी बोली, आप बहू को फोन लगाइए, वह जरूर फोन उठाएगी। शीला जी को अपनी बहू पर अपने बेटे से ज्यादा विश्वास था। पत्नी के कहने पर श्यामलाल जी ने अपनी बहू को फोन लगाया। राजीव ने ही फोन उठाया। उसके जवाब देने से लगा कि वह जैसे अभी नींद से जागा हो। उनिंदे स्वर में ही उसने कहा, जी कौन? तो श्यामलाल जी बोले, बेटा मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। हम लोग स्टेशन पर पहुँच गए हैं और तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो राजीव थोड़ा चुस्त होते हुए बोला, अच्छा पिताजी आप आ गए, ठीक है मैं अभी पहुँचता हूँ। शीला जी और श्यामलाल जी को कुछ संतुष्टि मिली। 15-20 मिनट के बाद राजीव ने फिर से फोन किया और पूछा, पिताजी आप कहाँ पर हैं? श्यामलाल जी ने बताया कि हम बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में ही इंतजार कर रहे हैं। फिर राजीव ने पूछा, किस हॉल में? यह आवाज़ श्यामलाल जी को सुनाई नहीं दी थी। शायद स्टेशन पर शोर ज्यादा हो गया था, वह उसके शब्दों को अच्छी तरह से सुन नहीं पाए थे। उसके बाद फोन कट गया। श्यामलाल जी भी थकावट के कारण जो थक गए थे, उन्हें नींद की झपकी आ रही थी। तभी शीला जी ने उन्हें जगाते हुए कहा, फिर से कॉल लगाइए ना। वह श्यामलाल जी जैसे कॉल लगाने वालों की जो राजीव उन्हें ढूंढता हुआ आ गया। श्यामलाल जी को उसका चेहरा और उसके हाव भाव सामान्य नहीं लग रहे थे। वह गुस्से में था। उसने सामान उठाया और उन दोनों को लेकर अपनी कार की तरफ चल दिया। राजीव ने अपने माता पिता को प्रणाम करने के बाद कोई हालचाल या कुछ समाचार नहीं पूछा। ट्रेन की यात्रा में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? इतनी देर कैसे हो गई? ऐसा कुछ भी राजीव ने अपने माता पिता से नहीं पूछा। कार में केवल सन्नाटा था और इस सन्नाटे को तोड़ते हुए शीला जी ने कहा, बेटा सब ठीक तो है ना? बहू तो ठीक है ना? राजीव ने केवल हाँ में जवाब दिया। वे दोनों यह देखकर हैरान थे कि इतना अधिक बातें करने वाले राजीव को आखिर क्या हो गया था। तेजी से जाती हुई गाड़ी अचानक डगमगाने लगी और राजीव ने गाड़ी रोकी तो देखा टायर पंचर हो गया था। गाड़ी ठीक करवाने में कुछ समय लग जाएगा, यह सोचकर राजीव ने एक टैक्सी बुला ली। करीब 10 मिनट के बाद टैक्सी पहुंच गई और सामान सहित श्यामलाल जी और शीला जी राजीव की गाड़ी से टैक्सी में बैठ गए, या यूं कहें कि उस टैक्सी में बैठा दिए गए। वे दोनों भी तो सामान जैसे ही लग रहे थे ना।
ना कोई बातचीत, ना कोई हालचाल के बारे में पूछताछ। उनकी बेटी नीति भी दिल्ली से आ रही थी, उसके बारे में भी उसने कुछ नहीं पूछा था। अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर राजीव अपने माता पिता को लेकर अपने फ्लैट में पहुंचा और उनका सामान एक कमरे में रख दिया। बहू सो रही थी, इसलिए चाय पानी पूछने वाला कोई नहीं था। रात बहुत हो चुकी थी, अभी सो जाइए, राजीव ने ऐसा कहकर वह भी अपने कमरे में सोना चला गया। जब अगले दिन सुबह उठे तो उनकी बहू रिया जल्दी से नहाकर सलवार सूट पहनकर अपने सास ससुर के पैर छूने आ गई और रसोई घर में जाकर चाय बनाने लगी। आज राजीव को नौकरी पर जाने में देर हो गई थी, जिस कारण उसका गुस्सा और बढ़ा हुआ था। करीब 11 बजे राजीव के पास उसकी भांजी विधि का फोन आया। विधि बोली, मामा जी, हम लोग स्टेशन पर पहुंच गए हैं, ऑटो लेकर आपके घर पहुंच रहे हैं। राजीव ने कहा, मैं लेने आ जाता हूं। तो विधि बोली, नहीं मामा जी, कोई परेशानी नहीं होगी हमें, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। राजीव ने कहा, ठीक है, आ जाओ, और ऐसा कहकर उसने फोन रख दिया। करीब 25 मिनट के बाद जब नीति अपनी बेटी विधि के साथ अपने भाई के घर पहुंची और जैसे फ्लैट का दरवाजा खोला तो राजीव के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई दी। गुस्से में भरे स्वर में वह लगभग चिल्ला रहा था, पिताजी, आपको कितनी बार मैंने कॉल किया था, कम से कम फ़ोन तो उठाया करो। मैं आधी रात को आपको स्टेशन पर लेने गया और आप हैं कि फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। तभी श्यामलाल जी बोले, बेटा, स्टेशन पर शोर बहुत ज़्यादा हो गया था, जिस कारण मुझे तुम्हारे फ़ोन का पता नहीं चला, और फिर इस उम्र में सुनाई देना भी कम हो गया है। तभी राजीव की आवाज़ और तेज हो गई। बोला, आपको पता भी है ऑफिस का काम निपटाने के बाद मैं कितना थका हुआ होता हूँ, उसके बावजूद मैं आपको स्टेशन पर लेने गया और आप इतने लापरवाह हैं कि फ़ोन भी नहीं उठाते। दरवाजे पर खड़ी नीति और उसकी बेटी विधि यह बातें सुनकर हैरान थी। श्यामलाल जी अपना सा मुंह लिए अपने बेटे राजीव की बातें चुपचाप सुनते जा रहे थे, क्योंकि वह अपनी नई नवेली बहू के सामने अपने और अपने बेटे का तमाशा बनाना नहीं चाहते थे। लेकिन राजीव ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर माँ बाप और बेटे के रिश्ते की पोल खोल कर जरूर रख दी थी। शीला जी ने देखा उनकी बहू रिया रसोई के दरवाजे पर खड़ी सारा दृश्य देख रही थी और उनके चेहरे पर उपहासपूर्ण भाव लिए वह खड़ी थी। शीला जी सोचने लगी, अगर बेटा ही माता पिता को सम्मान नहीं देता तो बहू से क्या उम्मीद रखेंगे। उस समय स्थिति को संभालने के लिए और अपनी नज़रों में ही अपना आत्मसम्मान और ज़्यादा गिरने से रोकने के लिए उन्होंने स्वयं को नित्य क्रिया में लगा देना ही उचित समझा और नहाने के लिए बाथरूम की ओर चल दिए। सभी को चाय देकर रिया नौकरी पर जाने को तैयार हो गई। अब तक खाना बनाने वाली मेड भी आ चुकी थी। उसने रोटी बनाई और रिया खाना खाकर चली गई। किचन से नाश्ता लाकर राजीव ने उसे खाना सर्व किया था। शीला जी यह सब हैरानी से देख रही थी और सोचने लगी, जहाँ पति पत्नी दोनों ही नौकरी करते हों तो यह काम दोनों को ही करने पड़ते हैं। माँ, दीदी, आप लोग खाना खा लीजिए। जो मेड को खाना बनाने के लिए रिया ने जरूरी निर्देश दे दिए थे और ऐसा कहते हुए राजीव भी अपनी माँ और बहन से कहकर नौकरी पर चला गया। रात के 8 बजे रिया घर पहुंच गई, जबकि राजीव 9 बजे घर आता था। रिया जैसे ही अपने ससुर जी को खाना देने लगी तो वो बोले कि राजीव के आने के बाद ही एक साथ खाना खाएंगे। जब राजीव आया और फ्रेश होने के बाद सभी को खाना लगाया गया और सब एक साथ खाना खाने लगे। राजीव ने देखा कि उसकी भांजी विधि जल्दी जल्दी खाना खा रही थी तो उसे समझने लगा
और समझाने लगा, देखो विधि, खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाने में कम से कम 15-20 मिनट तो लगने चाहिए। ज़्यादा देर तक चबा चबा कर खाने से गुस्सा भी कम आता है। इतने में विधि बोल उठी, मामा जी, इस शिक्षा की जरूरत आपको अधिक है। आपने जिस तरह से सुबह नाना जी के साथ व्यवहार किया वह अच्छा नहीं था। पहले दूसरों के साथ आप व्यवहार करना सीखिए, उसके बाद किसी को समझाइए। ऐसा कहकर वह बिना खाना खाए उठ गई। ऐसा कहने पर जो नीति ने अपनी बेटी को बड़े जोर से डांटा और कहने लगी, विधि, बड़ों से क्या ऐसी बात करते हैं? तभी विधि बोली, माँ, पहले बड़ों को बताओ, फिर मुझे बताना कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। ऐसा कहकर विधि तेजी से कमरे में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। उसके बाद घर का वातावरण तनावग्रस्त हो गया था। राजीव के घर में एक ही कमरा ऐसा था जहां एसी लगा हुआ था। इस कमरे में राजीव और उसकी पत्नी रिया सोते थे, लेकिन आज विधि उसी कमरे में जाकर सो गई। श्यामलाल जी ने अपनी बेटी से कहा कि वह विधि के पास जाकर सो जाए। रिया और राजीव को दूसरे कमरे में सोना पड़ा, जिसमें एसी नहीं लगा था। श्यामलाल जी और शीला जी लिविंग रूम में ही सो गए। रात के समय राजीव और रिया की आवाजें बाहर तक आ रही थी। बात क्या हो रही थी यह तो स्पष्ट नहीं था, लेकिन यह बात स्पष्ट थी कि उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। अगले दिन सुबह जब श्यामलाल जी और शीला जी उठ चुके थे तो रिया ने उन दोनों को चाय बनाकर दी। श्यामलाल जी ने देखा रिया के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। जब वह तैयार होकर खाना खाने बैठी तो श्यामलाल जी ने तनाव को कुछ कम करने के इरादे से उसे कहा, बहू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। लेकिन रिया ने उसका कोई जवाब नहीं दिया और अनमने ढंग से खाना खाकर नौकरी के लिए निकल गई। राजीव भी उसके पीछे पीछे बाहर निकला। श्यामलाल जी ने समझा कि राजीव उसे ऑफिस छोड़ने के लिए बाहर गया है, लेकिन वह थोड़ी देर में ही वापस आ गया। राजीव के चेहरे पर तनाव के भाव थे। वह अचानक बोला, देखिए माँ, आप चाहे बुरा माने, लेकिन मैं तो इतना जरूर कहूँगा कि मेरे घर में इतना शोर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। यह टीवी का लगातार ऊंचे वॉल्यूम पर चलना, नीति दीदी और विधि दीदी का जोर जोर से आपस में बोलना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इतनी बात सुनते ही नीति की आंखों में आंसू आ गए और नीति रोते हुए बोली, भैया, यदि मेरे व्यवहार से आप सभी को तकलीफ हो रही है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। विधि थोड़ा जोर से बोलती है, इसलिए उसे डांटते हुए मेरी भी आवाज़ ऊंची हो जाती है। यदि आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। श्यामलाल जी जो पूजा कर रहे थे, बेटे की यह बातें सुनकर उनसे रहा नहीं गया। वे पूजा छोड़कर बीच में ही उठ गए। वैसे तो उनकी आदत नहीं थी किसी बात पर भड़क उठे। वो किसी की भी बात पहले अच्छी तरह सुनते थे, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते थे ताकि कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन आज उन्हें लगा जैसे पानी सर से ऊपर चला गया है। इसलिए श्यामलाल जी गुस्सा जो फट पड़े और बोले, देखो राजीव, जब से हम लोग यहाँ आए हैं मैं देख रहा हूँ तुम हमारे साथ सहज नहीं हो। कभी भी किसी को भी कुछ बोल देते हो। तुम अगर मुझे कुछ कहते तो शायद मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अगर मेरी पत्नी और बेटी की इज्जत नहीं करोगे तो यह बात बेटा मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरे कहने पर तुम्हारी बहन यहाँ आई थी और उसका अपमान मुझे अपना अपमान लग रहा है। शायद तुम भूल रहे हो बेटा कि तुम आज जिस मुकाम पर हो वहाँ तुम खुद से नहीं पहुँचे हो। तुम्हें बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में तुम्हारा परिवार के
हर सदस्य का योगदान रहा है। एक व्यक्ति कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ देता, और जो जमीन छोड़ देते हैं बेटा, वे आधारहीन हो जाते हैं। कहते कहते श्यामलाल जी गुस्से में हाँफने लगे। सारे घर के वातावरण में जो एक उदासी सी छा गई। उनका ऐसा रूप उनके बेटे राजीव ने भी पहले कभी नहीं देखा था। कुछ सांस लेने के बाद श्यामलाल जी ने कहना जारी रखा, राजीव, परिवार ही हर व्यक्ति की जमीन होती है। जब मैं बिल्कुल छोटा था, उसी समय मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। होश संभाला तो अपने बड़े भाई को ही अपने पिता के समान माना। तुम्हारी दादी के अंतिम समय तक मैंने और तुम्हारी माँ ने उनकी सेवा की है। यह तो तुमने भी देखा था बेटा। तुम्हारी बुआ जी, जिन्हें कैंसर हो गया था, 6 महीने तक अपने छोटे से घर में रखकर मैंने उनका इलाज करवाया, और तुम्हारी माँ ने अपनी ननंद की दिन रात सेवा में एक कर दिया था। आज जब हम लोग तुम्हारे घर केवल 10 दिन के लिए आए हैं, तो वह 10 दिन भी तुम्हें भारी पड़ रहे हैं। मैं जानता हूँ बेटा कि हम लोग तुम्हें अपनी पत्नी के स्टैंडर्ड से कुछ छोटे नजर आने लगे हैं, इसलिए तुम्हारा व्यवहार हमारे प्रति बदल गया है। तभी जो राजीव गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, आप लोग जो भी कहें, लेकिन मुझे लगता है आज की स्थिति में मैं जो भी हूँ वह मेरी अपनी उपलब्धि है पिताजी। और यदि आपने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसमें कौन सा बड़ा काम किया है। दुनिया में कोई अलग काम नहीं है। सब माँ बाप अपनी औलाद को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। आपने भी वही किया जो सभी करते हैं। ऐसा कहकर राजीव बिना खाए पिए अपनी नौकरी पर चला गया। शीला जी चाह कर भी उसे खाना खाने के लिए नहीं कह सकी थी। श्यामलाल जी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहे थे, आखिर उनके बेटे को हुआ क्या है। लेकिन आज वो अपने आप को एक अनचाहा, अपरिचित अतिथि महसूस कर रहे थे। जो अतिथि बिना बुलाए आ जाते हैं, परंतु कर भी क्या सकते थे। ट्रेन की रिजर्वेशन तो 10 दिन बाद की थी। श्यामलाल जी, उनकी पत्नी, बेटी और नातिन एक तरह से अपने होठों को सी चुके थे। ना कोई बातचीत, ना कोई विचार विमर्श। एक दिन यूं ही बीत गया। अगले दिन शाम को रिया और राजीव दोनों ने एक साथ घर में प्रवेश किया। राजीव के हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा था, साथ में एक पॉलीथीन बैग भी। आते ही डिब्बे को उसने अपनी भांजी विधि के हाथों में थमा दिया, जिसमें उसके लिए तोहफा था, और पॉलीथीन का पैकेट अपने पिताजी के हाथों में थमाते हुए राजीव बोला, पिताजी, आज सुबह के व्यवहार के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके लिए जलेबी लाया हूँ। ऐसे कहते हुए उसने डबडबाई आँखों से जो आँखों में थमी हुई आंसू की बूंद को पोंछते हुए अपने पिता के चरणों में अपना सिर रख दिया, और अपने पिता का हाथ अपने हाथ में लेकर अपने सिर पर रखते हुए कहा, पिताजी, जब मैं तनाव में रहता था तब आप मेरे बाल सहलाया करते थे। क्या आज मेरे बाल नहीं सहलाएंगे? इतना सुनते ही श्यामलाल जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। तभी दरवाजे की बेल बजी और रिया ने दरवाजा खोला। तभी 2 आदमी एक बड़ा सा डिब्बा लेकर अंदर आए और उस डिब्बे को खोलने लगे। उसमें एक और एसी था। देखते ही शीला जी बोली, इसकी क्या जरूरत थी बेटा? तुमने इतने पैसे बर्बाद क्यों किए? तभी रिया बोली, माँ जी, आज का दिन बहुत स्पेशल है। आप लोग यहाँ आए तो मुझे प्रमोशन लेटर भी मिल गया। अब मेरी सैलरी दुगनी हो गई है। अब आप एसी वाले कमरे में ही रहेंगे। तभी राजीव बोला, पिताजी, आपने मुझे कल सुबह इतनी बातें कही, लेकिन मुझे अब वह सब कुछ अच्छा लग रहा है। लेकिन माँ, आपने मुझे क्यों नहीं डांटा? बचपन में तो मुझे आप झट से डांट देती थी। यह तो आपने बहुत गलत किया माँ। फिर अपनी बहन की तरफ जाकर राजीव बोला,
मेरे कहने पर केवल टसुए बहाने लगी है। जब मैं छोटा था तो मुझे एक थप्पड़ लगा देती थी दीदी और मैं सीधे रास्ते पर आ जाता था। तुमने भी अपना व्यवहार मेरे लिए बदल लिया। कुछ भी नहीं कहा मुझे दीदी, खुद रोने लगी। यह तो पिताजी मुझे ना डांटते तो मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं होता दीदी। ऐसा कहते हुए राजीव ने अपना और अपने पिता के घुटनों के बीच अपना सिर छुपा लिया। श्यामलाल जी उसके सिर के बालों को काफी देर तक सहलाते रहे। अभी वह अपने पिता की शीतल छांव में और माँ के वात्सल्य की बारिश में भीग रहा था। उसे एहसास हुआ कि किसी ने उसकी शर्ट खींची है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी भांजी विधि रोते हुए बोली, मामू मुझे माफ कर दीजिए, आई एम सॉरी मामा। तभी राजीव बोला, वैसे एक बात कहूँ, तुम चिल्लाते हुए भी ज्यादा अच्छी लगती हो विधि, रोते हुए अच्छी नहीं। उसके ऐसा कहते ही घर का आंगन हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।